गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार। हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 5 का सहकारी मंडली के लक्षण हम लोगों ने देखे। अब सहकारी मंडली के हमें लाभ देखना है कि सहकारी मंडली के लाभ क्या हैं। तो पहले दिया है कि सरल स्थापना विधि, यानी सहकारी मंडली के अंदर सदस्यों की संख्या चाहे कितनी भी हो, परंतु उसकी स्थापना विधि जो होती है वो बहुत ही सरल होती है। लिखा है कि सहकारी मंडली की स्थापना के लिए किसी दीर्घ कानूनी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। केवल 10 व्यक्ति एकत्र होकर स्वैच्छिक रूप से सहकारी मंडली के रजिस्ट्रार के पास जाकर पंजीकरण करवा सकते हैं। यानी जिन सदस्यों को स्वैच्छिक रूप से सहकारी मंडली में जुड़ना हो या चालू करनी हो, नई स्थापना करनी हो, तो वो पूरे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के बाद रजिस्ट्रार के पास जाकर उसका रजिस्ट्रेशन करवा दें, तो वहाँ पर क्या हो सकता है, आसानी से सहकारी मंडली की स्थापना हो सकती है। उसे कानूनी कार्यवाही के कानूनी रूप से उसे स्थापना करने की मंजूरी प्राप्त होती है। नंबर 2 दिया है स्थायी अस्तित्व। सहकारी मंडली के पंजीकरण होते ही उसे कानून अपने सदस्यों से अलग एक व्यक्तित्व प्राप्त होता है। सदस्यों की मृत्यु, दिवालिया या त्यागपत्र देने से मंडली के अस्तित्व पर कोई आंच नहीं आती। इस अर्थ में मंडली की आयु दीर्घ होती है। यानी कहने का मतलब है, जो भी सहकारी मंडली के सदस्य हैं, अगर उन सदस्यों में से किसी सदस्य की अगर मृत्यु हो जाए या दिवालिया घोषित हो जाए या उसे त्यागपत्र भी देना पड़े, तो सहकारी मंडली के अंदर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती है, क्योंकि बाकी के जो सदस्य होते हैं वह समझदारी पूर्वक अपना कार्य करते हैं। अगर सदस्य कम पड़ते हैं और कोई सदस्य अगर सहकारी मंडली में जुड़ना चाहता है, तो जो पूंजी का हिस्सा है वो उतनी अपनी पूंजी का हिस्सा देकर वह सहकारी मंडली में अपना योगदान दे सकता है और सहकारी मंडली में आसानी से जुड़ सकता है। इसके बाद है नंबर 3, मुक्त सदस्य पद। यहाँ पर मुक्त यानी स्वतंत्र सदस्य पद है। किसी के ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता है, किसी को कोई ऐसा ज़बरदस्ती भी नहीं की जाती कि नहीं तुम्हें इसमें जुड़ना ही है। यहाँ पर सब कुछ एकदम क्या होता है, मुक्त होता है, स्वतंत्र होता है। किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी समाज का व्यक्ति इसके अंदर जुड़ सकता है। जैसे यहाँ लिखा है कि समान हित वाले व्यक्तियों के लिए सदस्य पद मुक्त होता है। धर्म, समाज, जाति या आर्थिक स्थिति सदस्य पद को प्राप्त करने में अवरोध रूप नहीं होती। आर्थिक रूप से भी अगर व्यक्ति संपन्न ना हो तो भी कोई परेशानियां होती नहीं है। आसानी से व्यक्ति अपना काम कर सकता है, सहकारी मंडली में जुड़ सकता है। नंबर 5 है सरकारी सहायता। मंडली द्वारा सदस्य लक्षी तथा समाज लक्षी कार्य करने के लिए सरकार द्वारा मौद्रिक सहायता दी जाती है। मौद्रिक यानी पूंजी, पैसों के रूप से भी सहायता दी जाती है। और ऐसा सहायता लोन अनुदान तथा सब्सिडी के रूप में होता है। यानी ये जो सहकारी मंडली है, ये समाज की उन्नति के लिए, लोगों की उन्नति के लिए, उन्हें आर्थिक रूप से संपन्न करने के लिए, उनका सामाजिक स्तर बढ़ाने के लिए ये मंडलियाँ चलती है, जिसके कारण कई बार सरकार के द्वारा इन्हें आसानी से सेवा करने के लिए पैसे भी प्राप्त होते हैं। सरकार के द्वारा इनकी मदद की जाती है। बहुत सी ऐसी बड़ी एनजीओ हैं या बहुत सी ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जिसके मालिक भी सहकारी मंडली के अंदर क्या करते हैं, सहायता करते हैं। उसके बाद नंबर 6 है प्रजातांत्रिक प्रबंधन। प्रजातांत्रिक यानी प्रजा के अनुबंध रहकर उन्हें क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। लिखा है कि मंडली के सदस्य के प्रति व्यक्ति एक ही मत देना होता है। बहुमत से निर्णय लिए जाते हैं। प्रत्येक सदस्य को चुनाव लड़ने का, मत देने का, चुनाव में भाग लेने का तथा अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार है। मंडली के अंदर जितने भी सदस्य हैं सभी को मत देने का अधिकार है, साथ ही चुनाव लड़ने का भी अधिकार है और बहुमत से ही निर्णय लिया जाता है। इसके बाद चर्चा में भाग लेने
का तथा अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार है। यानी किसी भी प्रकार की अगर कोई कार्य करना तो उसके लिए अगर चर्चा करनी हो तो उस चर्चा में जुड़ने के लिए किसी भी प्रकार का चुनाव भी लड़ सकते हैं प्रतिनिधि के रूप में। सदस्यों द्वारा चुनी गई कार्यकारिणी समिति प्रजातंत्रीय ढंग से मंडली का प्रबंधन चलाती। प्रजातंत्र की यानी लोकतंत्र के हिसाब से ही, डेमोक्रेसी के हिसाब से ही क्या किया जाता है, यहाँ पर संचालन किया जाता है। नंबर 7 है अल्प प्रबंधन खर्च। अल्प प्रबंधन, यहाँ पर संचालन की व्यवस्था करने के लिए बहुत ही कम खर्च होता है। जैसे लिखा है कि सहकारी मंडली मितव्ययता के सिद्धांत पर आधारित है। यानी किसी भी पैसों को या किसी भी वस्तु को खराब किए बिना ही अपना कार्य करते हैं। संचालन के सदस्यों की मानद सेवा मिलती है। प्रबंधन भी मितव्ययता से चलता है तथा विज्ञापन खर्च भी नहीं करना पड़ता है। विज्ञापन खर्च भी नहीं करना पड़ता है। नंबर 8 है निश्चित ग्राहक वर्ग। ज़्यादातर सदस्य ही ग्राहक होते हैं। इसके अंदर जो भी कार्य होता है सहकारी मंडली के अंदर, उसके अंदर जो सदस्य हैं वही ग्राहक के रूप में होते हैं। निश्चित सदस्य होते हैं और उन्हें ही वस्तुओं का विक्रय किया जाता है। उन्हें ही वस्तुओं का क्या किया जाता है, विक्रय किया जाता है। व्यापारी संस्थाओं के सामने सशक्त स्पर्धक ज़्यादा लाभ कमाने की लालच में, जिसे लेके व्यापारी संस्थाओं के सामने स्पर्धक के रूप में होते हैं सशक्त स्पर्धक। यानी सहकारी मंडली के जो भी व्यक्ति हैं वो एक प्राइवेट जो संस्था है उसके बदले में कार्य करते होते हैं, जो एक स्पर्धक के रूप में भी कार्य करते हैं। ज़्यादा लाभ कमाने के लालच में व्यापारी संस्थाएं कई बार मिलावट, धोखेबाजी, कालाबाजारी वगैरह को पोषण देती है। सहकारी मंडली सदस्यों के आर्थिक उत्थान के लिए कार्य करती है। सामाजिक तथा आर्थिक न्याय का विश्वास देने के अलावा व्यापारी संस्थाओं द्वारा की जाने वाली कुरीतियों, यानी व्यापारियों के द्वारा कितनी बार लोगों को लूटा जाता है, कितनी बार लोगों को वस्तुओं की कीमत अधिक देने पर मजबूर किया जाता है, वस्तुओं को रोक दिया जाता है, जिसके कारण ग्राहकों को कितनी परेशानियां होती है। इसीलिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि ये मंडलियाँ जो होती है वो ग्राहकों को कम रुपए में अच्छी तरह से वस्तु पहुंचाने का कार्य करते। इस तरह सहकारी मंडली व्यापारी संस्थाओं के सामने एक सशक्त स्पर्धक के रूप में खड़ी रह सकती है। इसके बाद है समाज के लिए कल्याणकारी प्रवृत्ति। सहकारी मंडली अपने लाभ और आरक्षित कोष में से समाज के लिए कल्याणकारी प्रवृत्तियां करती है। अल्प मृत्यु, अल्प मूल्य पर अथवा मुफ्त चिकित्सा शिविर आयोजित करती है। चिकित्सालय, विद्यालय, बाग बगीचों के सेवा प्रदान करती है और उसके संरक्षण की व्यवस्था करती है। नंबर 11 है प्रजातंत्र का प्रशिक्षणशाला। मंडली के संचालन में लोकतंत्र की प्रधानता है। पूंजी की तुलना में मानव का महत्व दिया जाता है। सदस्यों का महत्व बने रहने से लोकतंत्र जीवंत रहता है। यानी सारे सदस्य, जितने भी मंडली के जो सदस्य हैं वो सब मिलजुल कर कार्य करते हैं, जिसके कारण एक लोकतंत्र है जो जीवित बना रहता है। इसलिए सहकारी मंडली लोकतांत्रिक व्यवसाय के सिद्धांतों का शिक्षण देने वाली प्रशिक्षणशाला है। नंबर 12 है सदस्यों का आर्थिक उत्कर्ष और विकास। सहकारी मंडली अपने सदस्यों के आर्थिक विकास को महत्वपूर्ण योगदान देती है। उदाहरण स्वरूप में ग्राहकों की सहकारी मंडली सदस्यों को दैनिक उपभोग की योग्य गुणवत्ता वाली वस्तु, यानी सहकारी मंडली के द्वारा सदस्यों को रोज उपभोग, यानी दूध है, चावल है, गेहूं है, अनाज है, साग भाजी है, दालें हैं, ऐसी चीज़ें खाने के लिए देती है या कुछ साधन देती है जिसके कारण से वो अपना कार्य कर सके। मध्यस्थी द्वारा किए गए ग्राहकों के शोषण को रोकती है। इस प्रकार उत्पादन की सहकारी मंडलियां सदस्यों को कच्चा माल, साधन और औजार आदि उचित मूल्य पर उपलब्ध कराती है। छोटे उत्पादन सरलता से उत्पादन करके आर्थिक उन्नति कर सकते हैं। चीनी, दूध, चर्म यानी चमड़ा, कपास जैसे क्षेत्रों में सहकारी मंडलियों का बहुत ही विकास हुआ है।